हेलो हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर। आप लोगों के अपना चैनल टेक्निकल आईटीआई में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खाना पीना खा लिए होंगे। तो रेडी हैं आप लोग? तो क्लास स्टार्ट किया जाए। तो गाइस, हम लोग जो है 6 नंबर चैप्टर का पार्ट थ्री जो है कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग पार्ट 4 देखेंगे। तो आप लोग रेडी हैं? तो चलिए गाइस, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे वीडियो की, ठीक है। और कोई भी कन्फ्यूजन होता है, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि आप और फ्रेंड्स जो है वीडियो की लाभ उठा पाए। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। जो भी MCQ क्वेश्चन आप लोगों को कराते हैं उसका लिंक जो है आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, ठीक है। सो प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए, टेलीग्राम का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम नेम टेक्निकल ITI है, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोग जो है बेसिक ये सब तो देख चुके थे, इंट्रोडक्शन देख चुके थे हम लोग पहले वीडियो में, ज्वाइंट भी देख चुके थे, केबल्स के बारे में भी हम लोग देख चुके थे ना। हम लोग जो है केबल बिछाने की जो विधियाँ थी उसके बारे में देख रहे थे। और उसके बाद हम लोग सोल्डरिंग आयरन के बारे में देखे थे, फ्लक्स जो क्या होता है, सोल्डर क्या होता है, ये सब चीज़ों को देख चुके थे, है ना। तो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे उसके अगला टॉपिक से। देखिए, अगला टॉपिक यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे 6.6 से। क्या है? सोल्डरिंग की तकनीक। सोल्डरिंग की तकनीक के बारे में हम लोग देखेंगे, है ना। तो चलिए फिर शुरू किया जाए। देखिए, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग पॉइंट यहाँ से। सोल्डरिंग की तकनीक। देखिए, धात्विक टुकड़ों, तारों आदि की सोल्डरिंग करने के लिए निम्न तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। सोल्डरिंग आयरन, देखिए, निम्न तकनीकों का जो है प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे आपका पहला पॉइंट है, क्या है? सोल्डरिंग आयरन द्वारा, ठीक है। देखिए, इस विधि में 65 वाट या 125 वाट या 230 वोल्ट 125 वाट 230 वोल्ट की AC वैद्युतिक सोल्डरिंग आयरन, सोल्डर कार्ड तथा फ्लक्स की आवश्यकता होती है, ठीक है। इस विधि में सर्वप्रथम सोल्डरिंग आयरन को गर्म किया जाता है और इसके पर्याप्त गर्म हो जाने पर उसकी बीट से टाँका लगाया जाने वाला जोड़ को गर्म किया जाता है, ठीक है। और फिर टाँका लगाया जाता है, ठीक है। देखिए, ये जो है कुछ इस टाइप का होता है। देखिए यहाँ पे ये जो है आपका वायर है, ठीक है, जिस पे हम लोग सोल्डरिंग करेंगे। और देखिए, सोल्डरिंग आयरन से इस पर रख करके हीट किया जाता है। जब ये हीट हो जाता है तो सोल्डर को रख करके इस पर जो है और गला दिया जाता है ताकि जो है अच्छे तरीके से सोल्डरिंग हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए, सोल्डरिंग आयरन द्वारा इस तरीके से किया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे देखते हैं। देखिए, अब जोड़ पर थोड़ा सा फ्लक्स लगाकर सोल्डर कार्ड को जोड़ पर पिघलाया जाता है। जब जोड़ उपयुक्त तरीके से सोल्डर से भर जाता है तब सोल्डर कार्ड एवं सोल्डरिंग आयरन को हटा लिया जाता है। यदि किसी स्थान पर सोल्डर अधिक लग जाए तो उसे सोल्डरिंग आयरन एवं पेंचकस की सहायता से हटा दिया जाता है, ठीक है। अगर अधिक लग जाती है तो हम लोग सोल्डरिंग आयरन या फिर पेचकस की हेल्प से जो है उसे हटा देते हैं। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है, छोटी सी टिप्पणी के बारे में भी देख लेते हैं। टिप्पणी क्या है? जो है इसमें टिप्पणी एक पॉइंट बना करके दिया जाता है, तो देख लीजिए क्या है। ध्यान दें कि सोल्डर कार्ड को जोड़ पर पिघलाया जाता है, न कि सोल्डरिंग आयरन की बीट पर। पिघलाकर उसे जोड़ तक ले जाया जाता है, ठीक है। सोल्डरिंग आयरन के बीट पे जो है उसको नहीं पिघलाना चाहिए, ठीक है। जहाँ हम लोग सोल्डरिंग कर रहे हैं वहाँ पे पिघलाना चाहिए, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट देखिए क्या है। बाई ब्लू लैम्प के द्वारा हम लोग किस तरीके से सोल्डरिंग करते हैं उसके बारे में देखते हैं। देखिए, ब्लू लैम्प द्वारा इस विधि के द्वारा सोल्डरिंग करने के लिए ब्लो लैम्प, सोल्डर रॉड तथा फ्लक्स की आवश्यकता होती है। सर्वप्रथम ब्लो लैम्प को जलाया जाता है, यानी सबसे पहले हम लोग ब्लो लैम्प को जलाते हैं। उसके बाद जोड़ पर उपयुक्त फ्लक्स लगाकर सोल्डर रॉड को पिघलाया जाता है, ठीक है। जोड़ पर जो हम लोग फ्लक्स लगाकर उसके बाद उसके ऊपर से सोल्डर रॉड पिघलाया जाता है, जिससे कि जोड़ सोल्डर से पूर्णतः भर जाए, ठीक है। जो है सोल्डर से जो जोड़ जो होता है वो पूर्णतः भर जाता है, फिल हो जाता है, ठीक है। इस विधि का प्रमुख लाभ यह है कि इसमें लगाया जाने वाला जोड़ सोल्डरिंग आयरन की सापेक्ष शीघ्रता से गर्म हो जाता है, ठीक है। समझ गए आप लोग? अच्छे तरीके से गर्म होकर के वो सोल्डरिंग हो जाती है, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक क्लियर है आप लोग। आगे देखिए,
आगे देखिए इस तरीके से आपका ब्लो लैंप यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है। देखिए ये देखिए आपका ये ब्लो लैंप द्वारा सोल्डरिंग करने का तरीका। देखिए क्या होता है, एक वायर होता है, ये जो वायर आपको दिख रहा है इस तरीके से, ये वायर होता है और इस पर हम लोग ब्लो लैंप से देखिए यहाँ पे हीट कर रहे हैं। हीट करने के बाद ये कपड़े से पकड़ा गया, गीला कपड़ा से पकड़िए और हीट करने के बाद इस पर सोल्डर रॉड इस तरीके से सटाते हैं और अच्छी तरीके से इसे पिघल करके पकड़ लेता है। ठीक है, इस तरीके से सोल्डरिंग हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर है हम लोग। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला आपका सोल्डरिंग पात्र और क्या है, सोल्डरिंग पार्ट और कड़छी द्वारा। ठीक है, देखिए यह सोल्डरिंग पार्ट और कड़छी द्वारा किस तरीके से सोल्डरिंग किया जाता है। 3 नंबर पॉइंट है आपका। देखिए इस विधि के द्वारा सोल्डरिंग करने के लिए सोल्डरिंग पात्र, कड़छी, सोल्डर रॉड तथा फ्लक्स की आवश्यकता होती है। इस विधि में सोल्डरिंग पात्र में सोल्डर रॉड के टुकड़े डालकर उन्हें पिघलाया जाता है। अब जोड़ पर फ्लक्स लगाकर गरम सोल्डर जो है कड़छी द्वारा जोड़ पर डाला जाता है। ठीक है, सोल्डरिंग पात्र जोड़ के नीचे रखा जाता है। 2-3 बार सोल्डर डालने के बाद ही वह जोड़ पर चिपकना प्रारंभ करता है। ठीक है, क्योंकि प्रारंभ में डाला गया सोल्डर जोड़ को गर्म करता है। सोल्डर को पात्र में गर्म करते समय पात्र को थोड़ा थोड़ा हिलाते रहना चाहिए, जिससे सोल्डर की घटक टीन व सीसा मिश्रित अवस्था में जो है रहें। ठीक है, जिससे कि अच्छी तरीके से सोल्डरिंग हो पाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। देखिए जो है आपका पात्र इस तरीके का दिखेगा और आपका ये जो है ये पात्र है। ठीक है, ये दोनों पात्र ही है। तो हम लोग सोल्डरिंग जब करेंगे तो दोनों अलग अलग है। ठीक है, सोल्डरिंग पात्र और दूसरा कड़छी द्वारा सोल्डरिंग। ठीक है, ये दोनों अलग अलग होता है। ठीक है, तो देख लिया आप लोग। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। 4 नंबर पॉइंट है, क्या है, बाई स्वीटिंग। ठीक है, बाई स्वीटिंग द्वारा यानी कि स्वीटिंग द्वारा। ठीक है, 4 नंबर पॉइंट आपका है। देखिए ये गर्म सोल्डरिंग करने यह नरम सोल्डरिंग करने की एक विधि है। इस विधि में जिस भाग को जोड़ना होता है पहले उसी सतह पर टिनिंग की जाती है। इसके पश्चात जोड़े जाने वाले दोनों भागों की सतह पर सोल्डर की कटिंग की जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा किस तरीके से सोल्डरिंग किया जा रहा है। दोनों भागों पे इस तरीके से सटा करके दोनों भागों को और इस पर सोल्डरिंग की जाती है। ठीक है, ये है आपका स्वीटिंग विधि द्वारा सोल्डरिंग। ठीक है, देखिए ये जो है आपका आधार धातु है और यहाँ पे जो दिख रहा है आपका सोल्डरिंग जोड़ दिखाया जा रहा है। इस तरीके से ये वाला सोल्डरिंग जोड़ है और जो ऊपर में ये दिख रहा है आपका ये क्या है, टिनिंग सोल्डरिंग आयरन है। ठीक है, इसे हम लोग टिनिंग सोल्डरिंग आयरन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है हम लोग। और ये जो है आपका ये है सोल्डरिंग आयरन, जिसके हेल्प से सोल्डरिंग हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या है, फिर दोनों भागों को संयोजित कर क्लैंप कर दिया जाता है तथा जोड़ वाले स्थान पर फ्लक्स लगाया जाता है। तत्पश्चात उसे गर्म किया जाता है। तब दोनों भाग ठंडे हो जाते हैं, तब वे आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, क्या होता है जब हम लोग उसको गर्म करते हैं फ्लक्स लगाने के बाद उस पर जो है उसे फिर ठंडा करते हैं और वो जो है आपस में जुड़ जाता है। ठीक है, देखिए फिर अगला पॉइंट यहाँ पे टिप्पणी देकर के दिया गया है। क्या है, सोल्डरिंग आयरन के बीट गर्म होने के बाद टिनिंग करने के लिए उसके बीट पर सोल्डर की एक परत चढ़ाई जाती है, जिसे टिनिंग कहते हैं। ठीक है, टिनिंग किसे कहते हैं, सोल्डरिंग आयरन के ऊपर एक परत चढ़ाई जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, टिनिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला 5 नंबर पॉइंट है आपका सोल्डरिंग गन यानी कि बाई सोल्डरिंग गन द्वारा। ठीक है, इसमें सोल्डरिंग गन के द्वारा देखेंगे किस तरीके से सोल्डरिंग की जाती है। तो देखिए इस विधि में सर्विसिंग एवं मरम्मत कार्य में मुख्य रूप से प्रयोग की जाती है। इस विधि का सिद्धांत यह है कि चालक में प्रवाहित धारा उसे उष्मित अर्थात गर्म कर देती है। सोल्डरिंग गन विधि द्वारा सोल्डर करने में तापमान की जांच करना अत्यंत कठिन कार्य है, क्योंकि इस विधि में ओवरहीटिंग होने की प्रबल संभावना रहती है। ठीक है, इस विधि में जो है ओवरहीटिंग होने की प्रबल संभावना होती है। देखिए इसे हम लोग कहते हैं
जो है ये कौन सी विधि होती है, ये जो होती है सोल्डरिंग गन द्वारा, ठीक है, सोल्डरिंग गन विधि जो होती है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग सोल्डरिंग करते हैं, ठीक है। इस तरीके से सोल्डर रॉड को देखिए, ये जो है आपका सोल्डर रॉड को जो है हीट करके गला देते हैं इस पर, ठीक है, और अच्छे तरीके से वो पकड़ बना लेती है, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं गन सोल्डरिंग द्वारा, सोल्डरिंग गन द्वारा सोल्डरिंग, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है आपका बाई डिप सोल्डरिंग, ठीक है, यानी कि डिप सोल्डरिंग द्वारा, ठीक है। तो देखिए इस पॉइंट में जो देख लीजिए आप यहाँ पे डिप सोल्डरिंग द्वारा, देखिए इस विधि का प्रयोग उत्पादन और क्या है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी कि पीसीबी पर संयोजित किए जाने वाले घटकों के ट्रेनिंग कार्य के लिए होता है। इस विधि के अंतर्गत सोल्डर किए जाने वाले अवयवों घटकों को सोल्डर में डुबो दिया जाता है, जो विद्युत से उष्मित अर्थात गर्म होते हैं, ठीक है। वहाँ पे हम लोग डुबा देते हैं, क्या होता है देखिए, जिससे इसका ताप समान रहे और सतह ऑक्साइड मुक्त रहे, ठीक है। देखिए इस तरीके से एक बॉक्स बनाते हैं, उसमें डुबा देते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, बोर्ड के घटक वाली सतह साइड, देखिए इस तरीके से ये होता है, हीट होता है इस बॉक्स में, इसको डिप करते हैं, डुबा देते हैं और सोल्डरिंग हो जाती है, ठीक है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं, फिर तो देखिए यहाँ से, देखिए आपकी यहाँ से पॉइंट है सोल्डरिंग करते समय सावधानियाँ। सोल्डरिंग करते समय कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए उसके बारे में देख लीजिए। सोल्डरिंग करते समय निम्न निर्देशों का अनुपालन करना चाहिए, ठीक है। देखिए 1 नंबर पॉइंट आपका क्या है, सोल्डरिंग आयरन का बीट तांबे का होना चाहिए। जो सोल्डरिंग आयरन का जो बीट होता है वो किस चीज़ का होना चाहिए, तांबे का होना चाहिए, ठीक है गाइस। दूसरा पॉइंट देखिए, सोल्डरिंग से पूर्व बीट को साफ कर लेना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो इसके लिए स्टैंड पेपर प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। सोल्डरिंग के लिए स्टैंड पेपर प्रयोग करना चाहिए अगर ज़रूरत हो तो, ठीक है। तीसरा क्या है, सोल्डरिंग आयरन को बहुत अधिक गर्म नहीं करना चाहिए, नहीं तो सोल्डरिंग आयरन ख़राब भी हो सकता है, ठीक है। वही पिघल जाएगा तो फिर आप सोल्डरिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है, फॉल्टी हो जाएगा, ठीक है, ख़राब हो जाएगा। 4 नंबर पॉइंट में देखिए, सोल्डरिंग आयरन की बीट पर सोल्डरिंग आयरन के बीट पर सोल्डर की महीन परत चढ़ा लेनी चाहिए। सोल्डरिंग आयरन के जो बीट है उस पर क्या करना चाहिए, सोल्डर का जो है महीन परत चढ़ा देना चाहिए, जिससे क्या होता है कि अच्छे तरीके से आप सोल्डरिंग आयरन को जो है सोल्डरिंग कर सकते हैं, ठीक है। हीट ट्रांसफ़र करने की काम करती है जल्दी से, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या है, जोड़ को खुरच कर साफ और चिकनाई रहित कर लेना चाहिए, जो है उसको साफ़ सफाई अच्छे से कर देना चाहिए ताकि सोल्डर जो है अच्छे तरीके से उस पर पकड़ बना सके, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए क्या है, सोल्डर जोड़ आपका अगला पॉइंट है यहाँ पे, सोल्डर जोड़ चमकदार और भरे हुए होनी चाहिए, ठीक है। सोल्डर जो जोड़ रहे हैं आप उसे जो है चमकदार और भरा हुआ होना चाहिए, थोड़ा सा नहीं है ना कि थोड़ा सा सट गया छोड़ दिया, ऐसा नहीं, अच्छे तरीके से सोल्डरिंग होना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, जोड़ से अतिरिक्त सोल्डर को हटा देना चाहिए। जोड़ से अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा सोल्डर है उसे हटा देना चाहिए, ठीक है, ताकि अच्छा दिखाई दे, फ्रेश हो, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट आपका क्या है, सोल्डरिंग के पश्चात जोड़ में छिद्र नहीं होना चाहिए। जो सोल्डरिंग कर रहे हैं उसके बीच में जो है जो जोड़ है उसके बीच जो है होल नहीं होना चाहिए, अच्छे तरीके से पूरा भरा हुआ सोल्डर होना चाहिए, ठीक है। अगले पॉइंट में देखिए, सोल्डरिंग द्वारा शुष्क जोड़ यानी कि ड्राई जॉइंट नहीं बने, ठीक है, नहीं बनने चाहिए, क्योंकि शुष्क जोड़ में से विद्युत धारा का 100% प्रवाह स्थापित नहीं हो पाता है, ठीक है, इसलिए शुष्क जोड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, सोल्डरिंग के पश्चात अवशिष्ट फ्लक्स को जो है जोड़ पर से साफ़ कर देना चाहिए। जो एक्स्ट्रा फ्लक्स है सोल्डरिंग करने के बाद उसे साफ़ कर देना चाहिए। चलिए ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला पॉइंट देखिए, सोल्डरिंग के लाभ। सोल्डरिंग के लाभ के बारे में देख लेते हैं, सोल्डरिंग का लाभ क्या क्या है। तो देखिए पहला पॉइंट है आपका, सोल्डरिंग द्वारा पतली चादरों, तारों, छोटे पार्ट्स आदि को अस्थायी रूप से जोड़ा जा सके, ठीक है। सोल्डरिंग द्वारा हम लोग क्या कहते हैं, सोल्डरिंग द्वारा पतली चादर, तारों, छोटे पार्ट्स आदि को अस्थायी रूप से जोड़ा जा सके, ठीक है। दूसरा पॉइंट देख लीजिए क्या है, सोल्डरिंग विधि कम तापमान पर संपन्न की जा सके, ठीक है। सोल्डरिंग विधि जो है कम तापमान पर संपन्न की जा सके। तीसरी पॉइंट देख लीजिए, सोल्डरिंग द्वारा जोड़ लगाने में
काफ़ी कम लागत आती है। सोल्डरिंग द्वारा जो जोड़ करते हैं उसकी जो लागत होती है बहुत कम होती है, बहुत कम कॉस्टली होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है सोल्डरिंग हेतु विशेष अनुभव या दक्षता की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, सोल्डरिंग के लिए बहुत ज़्यादा अनुभव या दक्षता की जो है आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अगला पॉइंट आपका देखिए 5 नंबर पॉइंट का है सोल्डरिंग द्वारा धातुओं से बनी वस्तुओं के अंतर्गत विद्युत प्रवाह में प्रतिरोधकता को कम किया जा सकता है। जो कम किया जाता है, जो सोल्डरिंग कर देता है उससे क्या होता है, प्रतिरोध जो है घट जाती है, कम हो जाती है, अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह हो सकता है। ठीक है, धारा अच्छे तरीके से प्रवाह होता है। देखिए सोल्डरिंग आयरन की हानि क्या है, एक बार उसके बारे में भी जान लीजिए। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, सोल्डरिंग द्वारा बनाया गया जोड़ थोड़ा सा गर्म होने पर ही खुल जाता है। जो सोल्डरिंग द्वारा बनाया गया जो जोड़ होता है क्या होता है, जैसे ही गर्म होगा, हीट होगा तो वो खुल जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट देख लीजिए क्या है, यह जोड़ एक कच्चे टाँके यह जोड़ जो है एक कच्चे टाँके के समान कच्चे जोड़ ही होते हैं। ये जो है कच्चा जोड़ होता है, नॉर्मल टाँका होता है जो हीट होने पर भी खुल जाता है। ठीक है, और तीसरा नंबर पॉइंट आप देखिए धातुओं की मोटी तथा भारी चादरों, प्लेटों, जो पार्टों आदि पर सोल्डर करना संभव तो होता है, परंतु वह कामगर सिद्ध नहीं होता है। क्या होता है सोल्डर से, सिंपली आप सीधा समझिएगा, तो जो सोल्डरिंग से जो हम लोग बड़ी बड़ी काम, बड़े बड़े प्लेट, बड़े बड़े पार्ट्स, जो चादर जो होते हैं, भारी भारी चादर होते हैं, उसे जो है हम लोग सोल्डर से सोल्डरिंग कर तो लेंगे लेकिन वो काम नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए हम लोग उस पर सोल्डर नहीं करते। ठीक है, ये सब इसकी हानियाँ हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। चलिए फिर आगे देखते हैं। देखिए यहाँ से हम लोगों का जो है चैप्टर एंड हो गया। ठीक है, ये चैप्टर हम लोग का यहाँ समाप्त हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग जो है पूरे जिस चैप्टर में पढ़े हैं उसका एक छोटा छोटा न्यूमेरिकल टाइप है, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, और इसी के साथ वीडियो एंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर इसको देख ही लेते हैं। तो देखिए क्या है, अध्याय सार मतलब इसका जो है अलग अलग पॉइंट है उसको देखिए। तो देखिए इस पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। एक से अधिक तारों को ऐंठ कर बनाई गई कोर स्टैंडर्ड कोर कहलाती है। एक से अधिक तार को अगर हम लोग एक जगह जोड़ करके ऐंठ देते हैं तो कौन सा तार कहलाती है, स्टैंडर्ड कोर कहलाती है। ठीक है, स्टैंडर्ड कोर कहलाती है। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट में देखिए क्या है, वैद्युतिक चालकों में जोड़ की किस्म, तार, केबल, चालक की मोटाई तथा उद्देश्य पर निर्भर करती है। ठीक है, उसका जो है ज़रूरत के हिसाब से हम लोग चालक की मोटाई को जो है चूज करते हैं। ठीक है, चुनते हैं कि हम लोगों की आवश्यकता के अनुसार हम लोग उसका जो मोटाई पे जो है लेते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है 2 mm तक मोटाई वाले एकल चालकों में बिना किसी तीसरे तार की सहायता से तैयार जोड़ टैप जोड़ कहलाता है। ठीक है, 2 mm से मोटाई जो है चालकों में जो तीसरे तार के बिना किसी तीसरे तार के जोड़ को हम लोग क्या कहते हैं, टैप जोड़ कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आप देखिएगा, अगला पॉइंट क्या है, केबलों में तारों की मोटाई एवं संख्या विद्युत धारा वहन क्षमता के अनुरूप रखी जाती है। ठीक है, केबलों में जो तारों की मोटाई एवं संख्या विद्युत धारा के क्षमता के अनुरूप रखी जाती है। समझ गए। चलिए जो है क्या होता है, केबल की मोटाई हम लोग किसके अनुसार लेते हैं, धारा के अनुसार लेते हैं, जो हमारा जो लोड की जो क्षमता होगी उसके अनुसार हम लोग केबल का चूज़ करते हैं। ठीक है, ऊपर में अभी डेटा था उसमें आप लोगों को दिखाए भी थे, मैं आपको फिर से एक बार बैक करके दिखाते हैं और फिर हम लोग यहाँ से देखेंगे। ठीक है, तो 1 मिनट दिखाते हैं आपको, रुकिए। और डेटा आपको बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, आपको हमें लगता है कि नोट्स कर लेना चाहिए, आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, दिखाते हैं आपको, ऊपर में पढ़ाए थे। देखिए आपका ये रहा, देखिए आपको यहाँ पे आपका एल्युमिनियम का है, जो आपको जो धातु है ये एल्युमिनियम का तार है, यहाँ पे तांबे का तार है। ठीक है, यहाँ VIR केबल होगा, एम्पियर में दिया होगा, PVC केबल एम्पियर में दिया गया। तो देखिए हम लोग इस तरीके से मान लीजिए हम लोगों को जो है 25 एम्पियर का हम लोगों का जो है चाहिए एल्युमिनियम का केबल। तो देखिए 25 एम्पियर में कितना mm का केबल लेंगे, तो देखिए 25 एम्पियर के सामने यहाँ पे आ जाइएगा, तो हम लोग 2.24 mm का जो है केबल हम लोग लेंगे 25 एम्पियर के लोड चलाने के लिए। ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पे डेटा दिया गया है, आप यहाँ से भी देख करके जो है उसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक समझ गए, आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए अगला पॉइंट क्या था, यहाँ से देखिए वल्कनाइज्ड रबर ऊष्मीय प्रक्रिया द्वारा गंधक और जिंक ऑक्साइड को मिलाकर तैयार किया जाता है। ठीक है, जो है वल्कनाइज्ड रबर होता है उसको क्या करता है, ऊष्मीय प्रक्रिया द्वारा जो है गंधक और जिंक ऑक्साइड मिलाकर उसका जो है तैयार करते हैं। किसको तैयार करते हैं हम लोग, वल्कनाइज्ड रबर को। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या है आपका, 180 डिग्री सेल्सियस पर दहनीय पदार्थ एबोनाइट में 30 डिग्री से 40 डिग्री गंधक होते हैं और यह अम्लों से क्रिया करने में सक्षम है। ठीक है, यह जो है
अम्लों से क्रिया करने में सक्षम होता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है देखिए, रेजिन एक प्रकार का संश्लेषित रेजिन एक प्रकार का संश्लेषित पदार्थ है। ठीक है, रेजिन क्या है, एक तरीके का जो है संश्लेषित पदार्थ है। ठीक है, जो बेकेलाइट बनाने में प्रयोग होता है। ठीक है, जो है बेकेलाइट बनाने में प्रयोग किया जाता है, जिससे सामान्यतः अचालक खोल बनाया जाता है। ठीक है, इसे हम लोग क्या करते हैं, अचालक खोल बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, बेकेलाइट से ही हम लोग अचालक खोल बनाते हैं। ठीक है ना, अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या है, यहाँ पे देखिएगा क्या है, पोर्सलेन का प्रयोग ओवरहेड लाइन हेतु अचालक किट कैट फ्यूज स्विच हीटिंग एलिमेंट के लिए प्लेट आदि बनाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, किसका उपयोग करते हैं हम लोग, हीटिंग एलिमेंट या फ्यूज किट कैट फ्यूज बनाने के लिए, या फिर ओवरहेड लाइन के लिए पोर्सिलीन का हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, हम लोग स्विच या हीटिंग एलिमेंट के लिए भी हम लोग पोर्सिलीन का उपयोग करते हैं। ठीक है, हीटिंग एलिमेंट रखने के लिए। ठीक है, देखिए आगे देखिए क्या अगला पॉइंट है आपका, यहाँ वाला, एक मिनट, हाँ देखिए यहाँ पे क्या है, अर्धचालक पदार्थ शुद्ध अवस्था एवं कम तापमान पर अचालक तथा अशुद्धि मिलने तथा तापमान बढ़ने पर चालक में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, जो अर्धचालक होता है उसमें अशुद्धि मिलाने के बाद वो जो है आपका चालक की तरह भी बिहेव करने लगता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या है, यहाँ वाला देख लीजिए, घरेलू वैद्युतिक वायरिंगों में प्रयुक्त तार 14 अथवा 165 SWG है। सॉरी 165 नहीं होगा, 14 अथवा 16 SWG होगा। ठीक है, ये 5 इसमें एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, ये 5 नहीं होगा। ठीक है, 14 से 16 SWG इसमें होगा, इसको हटा दीजिए, इसको पूरा हटा देते हैं। ठीक है, 14 से 16 SWG का जो होता है आपका जो है 14 से SWG तथा सिरोपड़ी लाइनों में प्रयुक्त तार 6 अथवा 8 SWG के होनी चाहिए। ठीक है, अब घरेलू वायरिंगों में जो है, घरेलू वायरिंग में प्रयुक्त तार कितने होने चाहिए, 14 से 16 SWG, और हाई ओवरहेड में सिरपड़ी लाइन में 6 से 8। ठीक है, इसमें उल्टा होता है, आपको पता होना चाहिए। इसका नंबर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे तार की मोटाई घटती है, और नंबर जैसे जैसे घटेगी वैसे वैसे तार की मोटाई बढ़ेगी। ठीक है, इस तरीके से, इसीलिए इसमें हाई टेंशन लाइन में कम दिखा रहा है नंबर, और घरेलू के लिए ज़्यादा नंबर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। चलिए अगला पॉइंट देखिए, SCSR तार, SCSR का फुल फॉर्म बताइए आप लोग। SCSR का फुल फॉर्म होता है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म। ठीक है, ये 5-6 एल्युमिनियम के तारों के बीच में एक स्टील का जो है तार रखकर स्टैंडर्ड तार के रूप में बनाया जाता है। ठीक है, कई तार मतलब 5 से 6 तार को जो है मोड़ करके एक स्टैंडर्ड तार बनाया जाता है। ठीक है, जिसे हम लोग SCSR कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, अब बाद CTS केबल के बारे में देखिए क्या है, CTS केबल का अन्य नाम क्या है, अन्य नाम टफ रबर शीट्स केबल है। ठीक है, जिसका प्रयोग नमी वाले स्थानों की जो है वैद्युतिक वायरिंग में किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट क्या है, अति उच्च श्रेणी के वोल्टेज 22,000 वोल्टेज अर्थात 22 kV से अधिक होती है। ठीक है, जबकि 22,000 वोल्टेज तक की वोल्टेज जो है उच्च श्रेणी वोल्टेज के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये चीज़ आपको बता चुके थे। जो आपको पूछा जाएगा, जो मिनिमम यानी कि लो वोल्टेज किसे बोलते हैं, तो लो वोल्टेज 250 वोल्ट से कम होगी उसे हम लोग बोलेंगे लो वोल्टेज। ठीक है, और 250 वोल्ट से अधिक और 650 वोल्ट से कम होगी उसे हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मीडियम वोल्टेज। ठीक है, यानी कि ऐसे बोलेंगे हम लोग निम्न वोल्टेज यानी कि लो वोल्टेज हो गया, ये आपका हाई वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये हो जाएगा आपका उच्च वोल्टेज, ये आपका थोड़ा सा जो है हाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है 650 वोल्टेज जो होता है, ये जो होता है आपका मीडियम वोल्टेज होता है। ठीक है, और 250 वोल्ट जो होता है उससे नीचे जो होता है वो क्या होता है, लो वोल्टेज होता है। ठीक है, और आपका जो है 22,000 वोल्टेज जो होता है 22 kV, ये जो होता है आपका ये हाई वोल्टेज होता है। ठीक है, और 22 kV से ऊपर का जो वोल्टेज होता है, kV से ऊपर जो वोल्टेज होता है उसे हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा हाई टेंशन, यानी कि EHT, यानी कि एक्स्ट्रा हाई टेंशन वोल्टेज इसको बोलते हैं। ठीक है, तो क्लियर है आप लोग। तो चलिए आगे देखते हैं, देखिए यहाँ से देखिए, यहाँ से पॉइंट है क्या है, भूमिगत केवल एक या
एक से अधिक विद्युत चालकों से बनी केबल होती है जो अचालक पदार्थों के आवरण से सुरक्षा की दृष्टि से ढकी होती है। ठीक है, जो है। और उसके बाद अगला देखिए, आगे पॉइंट क्या है। भूमिगत केबल में प्रयुक्त चालक का आकार इस प्रकार का होना चाहिए कि इसमें इच्छित मान की विद्युत धारा बिना ओवरहीटिंग तथा वोल्टेज ड्रॉप के जो है प्रवाहित हो सके। ठीक है, बिना वोल्टेज ड्रॉप का जो है प्रवाहित हो सके, उसे अच्छा कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, और जो ओवरहीटिंग ना हो, जिससे ओवरहीटिंग से क्या आता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है, लॉस होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला क्या है, भूमिगत केबल का चालक भाग कोण होता है जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका भूमिगत केबल की कोण को नमी से बचाने के उद्देश्य से लोड या एल्युमिनियम का धात्विक कवच चढ़ाया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट आपका है रबर का प्रयोग उच्च वोल्टेज वाले केबलों में नहीं किया जाता है। ठीक है, रबर का प्रयोग हम लोग उच्च वोल्टेज वाले केबल में नहीं करते, क्योंकि यह उच्च तापमान सहने में असमर्थ होता है। ठीक है, उच्च तापमान नहीं सह सकता। ठीक है, इसलिए हम लोग उसका उपयोग नहीं करते हैं। अगला पॉइंट देख लीजिए, वोल्केनिक बिटुमिन पर नमी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु यह 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान सहने में असमर्थ है। 50 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं सह सकता बिटुमिन। ठीक है, अगला पॉइंट देख लीजिए। अगला पॉइंट क्या है, इनामेल अवरोधन विद्युत मापक यंत्रों तथा मीटर मोटर वाइंडिंग में प्रयोग किया जाता है। एनामील का जो हम लोग बता भी किए थे आपको, एनामील का हम लोग उपयोग जो करते हैं, एनामील जो है उसका एक परत होता है, उसको हम लोग मोटर वाइंडिंग की जो कॉइल होता है ना, उसके ऊपर एनामील का परत चढ़ा होता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, हाई टेंशन केबल 1 केवी से 11 केवी तक तथा सुपर टेंशन केबल 11 केवी से 33 केवी तक के वोल्टेज पर कार्य करती है। ठीक है, उसके बाद देखिए एमआई केबल का संपूर्ण नाम मिनरल इंसुलेटेड केबल है। ठीक है, तथा एक्सएलपीई केबल का संपूर्ण नाम जो है क्रॉस लिंकेड पॉली एलिलीन केबल होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ से हम लोग देखेंगे, यहाँ से पॉइंट देखेंगे क्या है, बेल्टेड केबल की प्रत्येक कोर संयुक्त रूप से कागज़ की पट्टियों द्वारा इंसुलेटेड की जाती है। ठीक है, बेल्टेड कोर के जो है इंसुलेटेड कागज़ से जो है उसे इंसुलेटेड की जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट देख लीजिए, सीटेड केबल सामान्यतः 22 केवी से 66 केवी के उच्च वोल्टेज हेतु प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए अगला पॉइंट देखिए, PICL केबल सामान्यतः पेपर इंसुलेटेड बेल्टेड प्रकार के केबल्स होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देख लीजिए क्या है, दाब केबल के सिरों को केबल की स्थापना करते समय ही ढीली भली भांति सील कर देना चाहिए, जिससे कि केबल का ऑयल लीक ना हो सके। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, भूमिगत केबल को सीधे बिछाने से केबल अदृश्य तथा बाहरी प्रभावों से मुक्त होने के कारण साफ तथा सुरक्षित रहता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, यदि भूमिगत केबल का कोई तार किसी दुर्घटनावश कट जाए या फिर केबल चालक के जोड़ खुल जाए तो यह ओपन सर्किट दोष कहलाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देख लीजिए, केबल में शॉर्ट सर्किट दोष उत्पन्न होने से इनमें धारा अत्यधिक बढ़ जाती है, जिससे केबल जलकर नष्ट हो सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीटर को ओम परास में रखकर प्रत्येक दो तारों में विक्षेपण देखकर भूमिगत केबल के दोषों का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ से हम लोग देखेंगे, देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए क्या है, दो समान या भिन्न धातुओं को भिन्न धातुओं के तारों टुकड़ों आदि को ऊष्मीय प्रक्रिया द्वारा किसी तीसरे धातु के सहायता से जोड़ने की प्रक्रिया सोल्डरिंग कहलाती है। सोल्डरिंग सामान्यतः एक अर्ध अस्थायी जोड़ होता है। ठीक है, अगला पॉइंट देख लीजिए क्या है, सोल्डरिंग में प्रयोग किए जाने वाली तीसरी धातु फिलर
धातु या सोल्डर कहलाती है। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता है। यह प्रायः शीशे तथा टिन की मिश्रित होती है। ठीक है, अगला देखिए फिलर धातु या सोल्डर का गलनांक सदैव जोड़ने वाले धातुओं के गलनांक से कम होता है। क्या होता है, जिस वायर को हम लोग सोल्डरिंग कर रहे हैं उस वायर की गलनांक से कम होनी चाहिए आपका सोल्डर का गलनांक। ठीक है, मालूम पड़ेगा अगर सोल्डर का गलनांक ज़्यादा है तो आपका वायर ही गल जाएगा और सोल्डर नहीं गलेगा, तो इस तरीके से सोल्डरिंग नहीं हो पाएगा, आपका वायर जो है खराब हो जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट देख लीजिए। अगला पॉइंट क्या है, जो है सिल्वर सोल्डर का गलनांक स्पेल्टर सोल्डर के गलनांक से कम होती है, इसलिए इसका प्रयोग सोने, चांदी, जर्मन सिल्वर आदि धातुओं की वस्तुओं में टाँका डालने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देख लीजिए। नर्म सोल्डर का गलनांक सिल्वर सोल्डर के गलनांक से भी कम होती है। ठीक है, यह टीन व शीशा से मिलकर बना होता है। ठीक है, अगला पॉइंट देख लीजिए। सोल्डरिंग करते समय सोल्डर के अतिरिक्त पाउडर अथवा पोस्ट के रूप में प्रयोग किया गया अधात्विक मिश्रण फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देख लीजिए। फ्लक्स का चयन सोल्डरिंग की पद्धति सोल्डर की कार्यकारी तापमान तथा जुड़ने वाली धातु के आधार पर किया जाता है। ठीक है, फ्लक्स का चयन सोल्डरिंग के पद्धति सोल्डर के कार्यकारी तापमान तथा जोड़ने वाली धातु के आधार पर किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग क्लियर है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा क्या है, देखिए एक मिनट ऊपर कर लेते हैं तो आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। देखिए यहाँ पे क्या है, तांबे के तारों की सोल्डरिंग करने के लिए जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड तथा रेजिन या फ्लक्साइड प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देख लीजिए। क्या सोना व चांदी की सोल्डरिंग में जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड तथा रेजिन युक्त फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा क्या है, सोल्डरिंग आयरन की टिप तांबे की बनी होती है। ठीक है, सोल्डरिंग आयरन की जो टिप होती है वो जो है तांबे की बनी होती है। अगला पॉइंट देख लीजिए। सोल्डरिंग आयरन की अपेक्षा ब्लो लैंप से जोड़ जल्दी एवं अधिक गर्म हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा तो क्या है, स्वीटिंग विधि में जिस पार्ट को जोड़ना होता है उसी सतह पर पहले ट्रेनिंग की जाती है। ठीक है, आगे देख लीजिए। अगला पॉइंट क्या है, देखिए सोल्डरिंग आयरन की बीट गर्म होने के बाद ट्रेनिंग करने के लिए उसके बीट पर सोल्डर की एक परत चढ़ाई जाती है जिसे टीनिंग कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देख लीजिए क्या है, सोल्डरिंग गन द्वारा सोल्डरिंग करने में ओवर हीटिंग होने की प्रबल संभावना होती है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है आपका, सोल्डरिंग द्वारा सूक्ष्म जोड़ नहीं बनाने चाहिए क्योंकि शुष्क जोड़ों में से विद्युत धारा का 100% प्रवाहित नहीं हो पाते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग जो है इस तरीके का जोड़ नहीं बनाते गाइस। इसी के साथ जो है आप लोगों का जो है 6 नंबर चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। कल हम लोग इस चैप्टर का जो है MCQ देखेंगे और MCQ देखने के बाद हम लोग कल से जो है परसों से जो है 7 नंबर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड भी वीडियो का लाभ उठा पाए। और अभी तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन हुआ हो, कोई भी डाउट हुआ हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए ताकि आप लोगों के हमेशा कमेंट में देखता रहता हूँ लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट किया कीजिए। ठीक है, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। ठीक है, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का नाम टेक्निकल ITI है। ठीक है, वहाँ जुड़ जाएंगे तो क्या होगा, जैसे हम आप लोगों को कल MCQ कराएंगे तो उसका जो PDF जो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम से आपको प्रोवाइड हो जाएगी, मिल जाएगी। ठीक है, PDF आप वहाँ, इसलिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। प्लीज़ अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोगों से कल दूसरे वीडियो में। जब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।